और मैं आपके सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैसे पार की अंग्रेज़ों की सरहद, इसके बारे में विचार रखना चाहूँगा। यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्थिति का सही आकलन तो शायद आने वाला समय ही करेगा, लेकिन ज्ञान और कार्य, सूझबूझ और साहस के जो अद्भुत उदाहरण उन्होंने कायम किए, उनसे लोकमानस में उन्हें भारतीय इतिहास के दो शिखर पुरुषों की कोटि में रखा जा सकता है। ये शिखर पुरुष हैं महाराज शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी, शास्त्र और शास्त्र का जो अद्भुत सामंजस्य इनके व्यक्तित्व में हुआ था, वह शायद ही किसी में हुआ हो। जिस प्रकार शिवाजी औरंगजेब की आंखों में धूल झोंक कर आगरा के किले से निकल आए थे, उसी प्रकार अंग्रेजी सरकार को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के एल्गिन रोड स्थित अपने मकान से निकलकर बर्लिन पहुंचे थे। नेताजी द्वारा यहाँ से निकलने को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले अपने घर से निकलना और दूसरा गोमोहे से पेशावर और फिर कबालियों के वेश में काबुल पहुंचना, तथा तीसरा वहां से सोवियत संघ होते हुए बर्लिन पहुंचना। इन 3 भागों के अंदर हम बांट सकते हैं। पहले चरण के बारे में मैं बात करूं, द्वितीय महायुद्ध से ये शुरू होती है। द्वितीय महायुद्ध सन 1939 से 1945 तक लड़ा गया। अंग्रेजों की कुटिल चालों से नेताजी भली भांति परिचित थे और ये महसूस करते थे कि यही एक ऐसा अवसर है जब अंग्रेजों को शिरकत दी जा सकती है। वे किसी तरह पहुंचकर सोवियत रूस देश में द्वितीय महायुद्ध की शक्तियों को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध मोड़ना चाहते थे। वे इस यात्रा के पीछे 4 कारण मानते थे। कांग्रेस के भीतर दक्षिणपंथी शक्तियां उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने में कायम हो गई थी। दूसरा, वामपंथी शक्तियों को गांधीवाद की तरफ नहीं मोड़ा जा सकता। और तीसरा, अंग्रेजों को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उनके समानांतर सशस्त्र शक्ति न खड़ी हो जाए। चौथा, ये मानना था कि द्वितीय महायुद्ध में
एक ऐसे भारत को अवसर दिया है जब भारत एक सैन्य शक्ति के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो सकता है। इन सब बातों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो शरणार्थी मुश्किलों को फेस करना पड़ा, उन्होंने सोवियत संघ जैसे अंग्रेज विरोधी देशों से हथियार लेने की योजना बनाई। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सक्रिय क्रांतिकारियों की मदद से रूस में प्रवेश करना चाहते थे। तय हुआ कि जुलाई सन 1940 में वे भारत छोड़ देंगे। इस संबंध में रविंद्रनाथ ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, लाला शंकरलाल, सरदुल सिंह कबीसर आदि नेताओं से बातचीत हो चुकी थी। उन्होंने इस योजना का समर्थन किया था। उत्तर पश्चिम में उन्हें रूस ले जाने की तैयारी भी हो गई थी, लेकिन इसी बीच उन्होंने कलकत्ता में होवल के स्मारक को हटाने की मांग पर आंदोलन का ऐलान कर दिया। शायद वे अंग्रेजों का ध्यान अपनी ओर से हटाना चाहते थे, मगर उनकी यह योजना सफल नहीं हो पाई क्योंकि वे गिरफ्तार कर लिए गए। नेताजी किसी भी हालत में जेल से बाहर निकलना चाहते थे। यह दौर दुनिया के इतिहास में बेहद नाजुक था और युगांतकारी था। ऐसे समय में नेताजी जेल में रहते हुए बाहर आने की योजना बनाया करते थे। अंग्रेज किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। सरकार को शायद उनकी देश पलायन की योजना का पहले से ही पता चल गया था, किंतु नेताजी ने 21 नवंबर सन 1940 को जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। दिन पर दिन उनकी सेहत बिगड़ती गई। 5 सितंबर 1940 को उन्हें एक एम्बुलेंस के द्वारा उनके मकान एलिगन रोड पर स्थित वहां पहुंचा दिया गया। घर तो आ गए, लेकिन घर भी जेल की तरह ही था। उनके घर पर पुलिस का पहरा और गुप्तचरों का पहरा लगा रहता था। उनका स्वास्थ्य भी गिर चुका था, फिर भी नेताजी सक्रिय रहे। वे पश्चिमी सीमा प्रांत के सक्रिय फॉरवर्ड ब्लॉक और कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों से बराबर अपना संपर्क बनाए रखे हुए थे, ताकि किसी तरह वे घर से निकल सकें। निश्चित इस योजना में अपने बड़े भाई भाभी की मदद की जरूरत पड़ी और उन्होंने तय किया कि भतीजे शिशर बोस, जो उस समय मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, उन्हीं की मदद से बाहर निकल सकते थे। डॉक्टर शिशर बोस लिखते हैं, जेल से लौटने के एक सप्ताह बाद एक दिन नेताजी का चपरासी आया। तब मैं अपने
वुडबर्न पार्क वाले मकान, जो कि एल्गन रोड वाले मकान से 3 मिनट पैदल की दूरी पर था, मैं आराम कर रहा था। उसने बताया कि नेताजी मिलना चाहते हैं। मैं शाम को उनसे मिलने गया। वे कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, धाड़ी कुछ बढ़ गई थी। जब कमरे से और लोग चले गए तो उन्होंने कहा, आमार एकटा काज कोथे पावे, मेरा एक काम करोगे? जिसका अर्थ था, मैंने सिर हिलाकर हामी भरी तो उन्होंने कहा, गाड़ी कैसे चलाते हो? मैंने कहा, मोटी मोटी ठीक ही चलाता हूँ, यानी मोटे तौर पर ठीक ही चलाता हूँ। कभी लंबी दूरी तक चलाई है ना? देखो, तुम एक रात मुझे काफ़ी दूर तक ले जाना होगा, समझो वर्धमान तक, लेकिन कोई जानने ना पावे। कर सकोगे? मैं चुप रहा, जिसका अर्थ उन्होंने हाँ में लगाया। इसके बाद लगभग हर रोज उनसे मुलाकात होती, योजनाएं बनती। वे कहते थे, घर में बाहर निकलने की योजना ऐसी होनी चाहिए जिसका किसी को पता न चले। मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में जाना चाहते थे। 25 दिसंबर सन 1940 को उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, आप वर्धमान जाओ और रास्ता पूर्ण तरह से जान लेना, जिसमें कोई दिक्कत ना आवे। तैयारी पूरी हो चुकी थी। दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम से आगे की तैयारी के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता अकबर शाह को कलकत्ता बुला लिया गया था। अकबर शाह लिखते हैं, या अकबर शाह ने यह बताया कि दिसंबर 1940 की बात है कि एक दिन में नौशेरा जिले के बदरासी गांव में अपने घर पर था। मुझे एक तार मिला, रीच कलकत्ता बोस। मैंने सोचा काम ज़रूरी है, इसलिए अगले ही दिन फ्रंटियर मेल से कलकत्ते के लिए चल पड़ा। चौथे दिन प्रातःकाल एल्गन रोड स्थित मकान पर पहुंचा। उन्होंने कहा, आपको पता है कि मैं जेल में था। अंग्रेज मुझे युद्ध के समय तक छोड़ना नहीं चाहते थे। मैंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अब मैं किसी तरीके से कबायली इलाके से काबुल जाना चाहता हूँ, जिसकी आपको जानकारी है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको काबुल ले जाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको पेशावर तक रेल यात्रा करनी होगी। वहाँ से कबायली इलाके में होते हुए पैदल जाना होगा। डॉक्टर शिशर बोस लिखते हैं,
कि मियां अकबर के लौटने से पहले हमने धर्मतगा स्ट्रीट पर वाचेल मुल्ला के मोहम्मडन डिपार्टमेंट स्टोर से नेताजी के लिए कपड़े खरीदे। फैज टाइप टोपी और 2 पाजामे लिए। बाद में हैरिसन रोड पर एक दुकान से उनके लिए सूटकेस, अटैची और बिस्तरबंद लिया। उन पर अंग्रेजी में MZ मोहम्मद जलाउद्दीन लिख दिया। म्युनिसिपल का मार्केट की एक चीनी दुकान से काबुली चप्पलें खरीदी। और उन चीज़ों के साथ कुरान की 2 संस्करण भी खरीद लिए। कुछ दवाइयाँ, आयुर्वेदिक टॉनिक आदि भी रखी गई। राजा बाजार स्ट्रीट पर एक छापे खाने से उनका विजिटिंग कार्ड बनवाया गया, जिस पर लिखा था मोहम्मद जलाउद्दीन, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, द पायर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। स्थायी पता शिवल लाइन, जबलपुर। ज़्यादातर सामान मैंने अपने पास वुडबर्न पार्क वाली मकान में रखा। हाँ, बिस्तर बंद कुछ पहले एल्गन रोड पर पहुंचा दिया ताकि नेताजी अपनी इच्छा के अनुसार पैकिंग कर सके। हमारे पास 2 कारें थी, एक बड़े मॉडल की स्टडबेकर प्रेसिडेंट और दूसरी जर्मन मॉडल की छोटी कार। जो छोटी बास्टर थी। ये छोटी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मेरे ही नाम से कराया गया था। इसे लगभग मैं ही चलाता था। तय हुआ कि इसी गाड़ी में जाया जाए। पहले दिन मेरे बड़े भाई बुराड़ी धनबाद में रहता था। एक दिन वहाँ रुका जाए, फिर रेलगाड़ी से आगे जाया जाए। मुझे एक बार फिर बुराड़ी के लिए रास्ता देखने के लिए भेजा गया। उन्होंने अंतिम योजना यह बनाई कि जिस दिन वे घर से निकलेंगे उससे पहले वो घोषणा करेंगे कि वे आज से एकांतवास और मौन व्रत कर रहे हैं। किसी से भी बातचीत नहीं होगी, न वे किसी को देखेंगे न मिलेंगे। पार्टीशन के पीछे से भोजन रख दिया जाएगा। जो बात पूछनी होगी उसके लिए लिखकर पर्चा देना होगा। वे सिर्फ फल, मेवे और शुद्ध शाकाहारी भोजन ही लेंगे। उन्होंने बहुत सारी पर्चियां में निर्देश लिख दिए। बहुत से कामरेडों की चिट्ठियां लिख दी ताकि उनको बाद की तारीखों में भेजा जा सके। उनके निकलने के बाद उनका भतीजा और भतीजी
डिवीज़न और इला बारी बारी से उनकी यह भूमिका निभाएंगे। डॉक्टर सीसी बोस लिखते हैं कि चाचा जी ने 14 जनवरी को ही यह बात बता दिया था कि वे 16 जनवरी को निकलेंगे। मैंने तुरंत कार की सर्विस के लिए भेज दिया। कॉलेज से छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं थी। 16 जनवरी को मैं कॉलेज गया और कोई बहाना बनाकर मैं घर जल्दी आ गया। शाम होते ही बिस्तर तैयार किया गया। भोजन भी कुछ शीघ्र ही किया गया। माँ से कुछ पैसे मांगे, गाड़ी गैरेज से निकाली, होशियारी से सामान चढ़ाया। लगभग 8:30 बजे वुडबर्न पार्क वाले मकान से निकला। गेट पर नौकरों को बताया कि मैं रिचर्ड वाले पार्क हाउस पर जा रहा हूं। यदि रात्रि 11 बजे तक नहीं पहुंचूं तो गेट बंद कर लेना। मैंने लोअर सर्कुलर रोड वाले पेट्रोल पंप पर से पेट्रोल डलवाया, तेल का एक अतिरिक्त कैन भरवाया, हवा बैटरी बैक करवाई और एल्गिन रोड वाले मकान पर चला गया। पीछे वाले रास्ते पर गया और सीढ़ियों से मैं स्वयं ऊपर चला गया। उसी शाम को नेताजी ने सभी परिवार के सदस्यों के साथ खाना खाया, एकांतवास और मौन के बारे में बताया, आवश्यक निर्देश भी दिए। सबके चले जाने के बाद स्वयं को मोहम्मद जलाउद्दीन के वेश में तैयार किया। डिवीजन को आदेश दिए कि तुम ऊपर चले जाओ, आप खांसने का संकेत दे देना। हमने 3 घंटे तक खांसने का इंतजार किया। उन्होंने इला से विदा ली और उन्हें कहा कि हमारे जाने के 1 घंटे बाद तक बिजली जलाए रखना। लगभग 1:30 बजे हम नीचे उतरे। नेताजी ने धीरे से दरवाज़ा खोला, बिना कोई आवाज़ किए बैठ गए। उन्होंने आवाज़ के डर से दरवाज़ा हाथ में पकड़े रखा। मैं आया, दरवाज़ा बंद किया, गाड़ी स्टार्ट की। कुछ कोयों से अलग कोई आवाज़ नहीं थी। कुछ कौवे की आवाज़ जरूर आ रही थी। गुप्तचर लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे, इसलिए हमें पहले दक्षिण की तरफ गाड़ी घुमाई, फिर लोअर सर्कुलर रोड से की ओर हम मुड़े। हावड़ा पुल पर 2 ट्रक टैक्सियों के अलावा सारा कलकत्ता सोया पड़ा था। हावड़ा पुल से होते हुए हम
उत्तरपाड़ा, बाली, भेदेश्वर, कोटरंग, रिसड़ा, सोरामपुर होते हुए आगे बढ़े। एक दो जगह थर्मस में से काफ़ी पी। कलकत्ता और वर्धमान के बीच एक बार गाड़ी रोकनी पड़ी। पेट्रोल ज़्यादा बह जाने के से गाड़ी गर्म हो गई थी। कुछ देर बाद हम चल पड़े। चंदरनगर फ्रांसीसी शहर था। कुछ ज़्यादा सावधानी या वहाँ सावधान रहना पड़ा। आसनसोल पहुँचते पहुँचते पो फटने का समय हो गया था, यानी प्रातःकाल होने लगा था। हमने यहाँ फिर पेट्रोल भरवाया। धनबाद तक सुबह का उजाला हो गया था। धनबाद में एक स्थान पर हमारी गाड़ी का नंबर नोट किया गया और इस तरह 8:30 बजे हम बुराड़ी पहुँचे। नेताजी कुछ दूरी पर उतरे और मैं भाई के पास पहुंचा, परंतु उसको समझाया कि आगे क्या होना है। नेताजी बदले हुए भेष में इंश्योरेंस एजेंट बनकर भतीजे के घर पहुंचे। नाटकीय तरीके से बात की। परिवार के सदस्य समझ नहीं पाए ये कौन है। दिन भर वहीं ठहरे। नेताजी ने अपनी योजना बदली। आसनसोल से बैठने की बजाय गोमो से ट्रेन पकड़ेंगे। मुझे गोमो का रास्ता पता नहीं था। भाई और भाभी भी साथ हो लिए। लगभग आधी रात को गोमो पहुंच गए। वे पुल के उस पार अकेले ही गए। कालका मेल रेलगाड़ी आई और वो चले गए। तो इस प्रकार इससे आगे दूसरे अंक के अंदर मैं बताऊंगा। मैं पुणे कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ये सारी योजना बना करके और कैसे वो वहाँ से चले। अब कालका मेल रेलगाड़ी में बैठ करके और सुभाष चंद्र बोस ही चल पड़े। आप इसे पढ़कर यदि आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि सरहद पार करते समय उन्होंने कितना जोर पड़ा, उसकी वास्तविकताओं को जाना हो और ठीक लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें।